बांस की मछली खाना पकाना। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। मछलीपुर नाम का एक गांव में गोपाल दास करके एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह पास ही एक नदी में जाकर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था। लेकिन बूढ़े होने की वजह से वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। बस जो 3-4 मछलियां मिलते थे उन्हीं से काम चलाता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मछलियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन वह बाजार में जा रहा था कि उसने एक आदमी को बांस का चिकन बेचते हुए देखा। आओ भाई लोग आओ, स्वादिष्ट बांस का चिकन खाकर मजे लो। बिल्कुल फ्रेश और लाजवाब बैम्बू चिकन। वहां पर बहुत लोग थे और उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए लाइन में लगे थे। उसको देखकर गोपाल दास को भी एक आइडिया आता है। मैं भी इसकी तरह बैम्बू फिश बनाकर बेचूंगा। उस तरह कुछ ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। ऐसा गोपाल दास उसके घर के सामने ही बैम्बू फिश बनाने का चूल्हा का आयोजन करता है और शिकार करके लाए हुए मछलियों को बैम्बू में पकाने लगा। आओ भाई आओ, मेरा मजेदार बांस का मछली का मजा लो। ना तेल ना मसाले, सिर्फ स्वादिष्ट मछली। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। देखते ही देखते वहां पर लोग आने लगे। अरे क्या गोपाल काका, अब बैम्बू फिश कब से बेचने लगे? लाओ एक प्लेट मुझे भी लाओ। वाह लाजवाब है, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ। ऐसा गोपाल दास का व्यापार अच्छा चलने लगा। हर रोज बैम्बू फिश खाने के लिए लोग आते थे, लेकिन कम मछलियां होने की वजह से जल्दी ही खत्म होने लगे। गोपाल दादा, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? कम से कम 40 या 50 मछलियां तो होना चाहिए। देखो सभी लोग वापस जा रहे हैं। गोपाल दास को समझ में आ गया कि उसको ज्यादा मछलियां पकड़ना है। तुरंत अपना जाल लेकर नदी में चला गया। जब उसने जाल फेंका और खींचने लगा तो उसके जाल में एक जादुई जल कन्या निकली। जल कन्या तड़पता हुआ गोपाल को निवेदन किया। गोपाल काका, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। मुझे जाने दो। तुरंत गोपाल उसको जाल से रिहा करता है। गोपाल काका, मुझे मालूम है कि तुम बूढ़े हो गए हो और शिकार नहीं कर पा रहे हो। ये लो एक जादुई बर्तन। इस जादुई बर्तन को लेकर नदी के पास रखो। बस मछलियां अपने आप इस बर्तन में आकर गिरेंगे। जल कन्या ऐसा बोलकर गायब हो गई। गोपाल उस जादुई बर्तन को लेकर नदी के बाजू में ही रखा। बर्तन रखते ही बहुत सारे मछलियां उस बर्तन में अपने आप आकर गिरने लगे। गोपाल उनको लेकर बैम्बू फिश बेचने लगा। जब भी मछलियां खत्म होते थे उस बर्तन को नदी के पास लाकर ढेर सारे मछलियां लेके जाता था। जल्दी ही गोपाल पैसे कमाकर एक बड़ा होटल भी खोलता है। पाव भाजी वाले की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे।
कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने ज़रूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, ये देख चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया, तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं
और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही शाम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो जानवर, दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखो मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तो कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है। न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अबे शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है। मैं तो बस देख रहा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेहड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेहड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया।
अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। गन्ने का रस। एक गांव में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। राम कुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? राम कुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई राम कुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना। इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो। देखो, मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। राम कुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या, रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे ये चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन, पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया। अरे कुछ सीख ले या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया। राजू, आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हुजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया। लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा। मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियां यहाँ से हटा दे, जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी।
राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे। वह बहुत गुस्से में थे। अरे हजूर, क्या हुआ हजूर? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन, तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं? और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक, मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए। और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे।